लद्दाख में चीन से लगती सीमा पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ स्थिति की समीक्षा की। पीएम मोदी की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनरल रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में लद्दाख में चीनी सीमा पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की थी। इस बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारी भी एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। चीन दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में संपर्क के लिए भारत द्वारा बनाई जा रही सड़क का कड़ा विरोध कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वह यह सड़क अपनी सीमा के भीतर बना रहा है और चीन को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। चीन ने मंगलवार को अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता की पूरी तरह से सुरक्षा और देश की समग्र सामरिक स्थिति की रक्षा के लिए सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से मजबूत करना और युद्ध के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण है। उनका यह भाषण ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के साथ चीन का तनाव चरम पर है और भारत के साथ भी वो सीमा विवाद में उलझा हुआ है। इसके अलावा हांगकांग भी चीन की परेशानी बढ़ाए हुए है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगे कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चीन का प्रदर्शन मिलिट्री रिफॉर्म की सफलता को दर्शाता है और आर्म फोर्सेस को महामारी के बावजूद ट्रेनिंग के नए विकल्प का पता लगाना चाहिए। देश भर में कोरोना संकट के बीच अब असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पिछले 5 दिनों से यहां लगातार बारिश के कारण असम के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि गोलपारा और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 35 राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। वहीं 1000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर लगी फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों का बुरा हाल है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट जिले में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, जबकि जिया भराली सोनितपुर जिले में खतरे के निशान से ऊपर थी। मंगलवार को असम सरकार ने डिप्टी कमिश्नरों को पर्याप्त राहत सामग्री और तटबंधों की मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, क्योंकि राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है। राज्य में सभी निचले स्तर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच कायम तल्खी को कम करने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड से लगती नेपाल की सीमा में बसे 2 गांव छिंगरू और तिंकुर जाने के लिए पारंपरिक रास्ता भारत से होकर गुजरता है। सालों से इन दोनों गांवों में आने जाने वाले लोग भारत से आते जाते रहे हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण अप्रैल से रास्ता बंद था और लोग अटके हुए थे। अब मंगलवार को नेपाल के अनुरोध पर भारत ने रास्ता खोल दिया, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड के धारचूला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि छिंगरू वही गांव है जहां पर हाल ही में नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सामान पहुंचाकर सैन्य चौकी स्थापित की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के केस कम हुए हैं। सरकार ने ये कहकर अपनी पीठ थपथपाई है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 41.6% हो गया है, जबकि डेथ रेट 2.87% है। सरकार का दावा है कि ये डेथ रेट दुनिया में सबसे कम है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 लाख मरीजों पर मौत की संख्या भी भारत में सबसे कम है। भारत में ये संख्या 0.3 है, जबकि दुनिया में इसका औसत 4.4 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये सब लॉकडाउन और समय पर मैनेजमेंट की वजह से संभव हुआ है। सरकार ने ग्राफिक्स के जरिए दूसरे देशों से भारत में स्थिति की तुलना की है। 1 लाख मरीजों पर दुनिया में मौतें: बेल्जियम 91.3, फ्रांस 42.3, स्वीडन 42.3, अमेरिका 29.3, ब्राजील 10.5, जर्मनी 10.5, भारत 0.3। देश में जारी लॉकडाउन के बीच मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चौथी बार प्रेस वार्ता कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया। भारत अब उन देशों में से है जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। राहुल ने कहा कि पीएम और उनके एडवाइजरी स्टाफ ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। राहुल ने कहा कि मैं बहुत आदर से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब उनका प्लान बी क्या है। We are the only country in the world where the virus is
exponentially rising, and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. What India is facing now in front of us is the result of a failed lockdown. चीन नेपाल के साथ विवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी जानकारी देश को देनी चाहिए। राहुल के मुताबिक इस मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। देश भर में सड़कों पर भटक रहे मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और देश भर की राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार बताए कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि सरकारों द्वारा किए गए अभी तक के प्रयास पर्याप्त नहीं है। अदालत बोली कि हम इस मामले में एकमत हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रभावकारी और ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि उन्हें मुसीबत से छुटकारा मिले। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। तब तक केंद्र सरकार इस मामले में उठाए गए कदम के बारे में अवगत कराए। साथ ही सॉलिसिटर जनरल भी कोर्ट में मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब एनसीपी ने भी महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर बयान दिया है। एनसीपी नेता और राज्य में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि हम सरकार में महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेते। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर को कहा था कि हम महाराष्ट्र की सरकार में सिर्फ साझेदार हैं, डिसीजन मेकर नहीं। राहुल किसी बयान को एनसीपी नेता ने सही ठहराया है। नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है जिसमें 3 राजनीतिक दल शामिल हैं। हम राज्य की जनता की सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। बयान दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार है। 3 पार्टियों की सरकार है और तीनों पार्टी एकजुट है, काम कर रही है और महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रही है। राजस्थान के चूरू में गर्मी ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। मंगलवार को मौसम विभाग ने शहर में अधिकतम तापमान 50 डिग्री दर्ज किया। आपको बता दें कि पिछले साल 1 जून से 10 जून के बीच 3 बार चूरू का तापमान 50 डिग्री के पार पहुंचा था। साल 2019 की 1 जून को यहां 50.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, लेकिन इस बार मई में ही पारा 50 पर जा पहुंचा है। सरकार ने लोगों से घरों में ही रहने और बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। भाई इतनी लाजवाब फिटनेस तो विराट कोहली की ही हो सकती है। टीम इंडिया के कप्तान ने अपने वर्कआउट का ये नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके 180 डिग्री लैंडिंग की पहली झलक है। वीडियो में कप्तान कोहली 180 डिग्री वाली लैंडिंग को एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराते दिखते हैं। वो उसे पूरे 7 बार करते हैं और हर बार लैंडिंग उतनी ही परफेक्ट होती है जितने उनके बल्ले से निकलने वाले करारे शॉट्स होते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,45,380 हो गई है। इनमें से 80,722 एक्टिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 60,491 हो गया है, जबकि इस बीमारी के कारण 4,167 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं दुनिया की बात करें तो बुधवार सुबह 6 बजे तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 56,78,000 के पार पहुंच गई है, जबकि महामारी ने 3,51,665 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। हालांकि अब तक पूरी दुनिया में 24,26,560 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स पर सफाई देते हुए आईसीएमआर ने एक बार फिर दोहराया है कि ये दवा कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन इसे लेते रहने में कोई परेशानी भी नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दवा को लेने के बाद कई लोगों ने चक्कर और उल्टी आने की शिकायत की, तो इस पर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि लोग इस दवा को खाली पेट ना ले, इसका सेवन कुछ खाने के बाद ही किया जाए। आईसीएमआर की सलाह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सेवन केवल डॉक्टर ही नहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ रहा हर फ्रंटलाइन वर्कर कर सकता है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ HCQ की उपलब्धता और खपत को लेकर
रियल टाइम अपडेट डेटा केंद्र को देने को भी कहा गया है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामले के पीछे आईसीएमआर ने एक बार फिर क्लोज कांटेक्ट को बड़ी वजह बताया है। आईसीएमआर का दावा है कि करीबी संपर्क में आने से वायरस के फैलने की दर काफी ज्यादा है और ऐसे में फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हेल्थ और इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे कदमों पर फोकस जरूरी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ऑनलाइन पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया है कि इटली के 23 पर्यटकों का एक समूह 21 फरवरी को 3 भारतीयों के साथ नई दिल्ली पहुंचा था। ये सभी लोग राजस्थान घूमे और 2 मार्च को एक ही ट्रेन बोगी से दिल्ली लौटे। फिर ग्रुप में 69 साल का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद ग्रुप के 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। मतलब अचानक संक्रमण का दर बढ़ गया। आईसीएमआर ने कहा है कि इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए करीबी संपर्कों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करना काफी अहम है। देश में कोरोना खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,535 केस सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1,45,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इस घातक वायरस से अब तक 4,167 लोगों की जान जा चुकी है। अभी देश में 80,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। भारत में महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब है। महाराष्ट्र में एक आकलन के मुताबिक 20 से 25 मई के बीच हर रोज औसतन 6,200 मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़े तो 26 मई से 1 जुलाई के बीच 36 दिन में करीब 2,23,200 नए कोरोना मामले सामने आ सकते हैं। वैसे देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से ही आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हरियाणा और पंजाब में मंगलवार को मौसम काफी गर्म रहा। दोनों राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। यहाँ पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के साउथ वेस्टर्न इलाके में अधिकतम तापमान रहेगा। साथ ही इन दोनों राज्यों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली में भी लू चलेंगे और सूरज की तपिश झुलसा देने वाली बनी रहेगी। जहां एक तरफ उत्तर भारत का मैदानी भाग गर्मी से झुलस रहा है, वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग में मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और इनके आसपास के इलाकों में भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक 30 मई तक इलाके में मौसम खराब रहने की आशंका है, लिहाजा लोग एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल किसान जग्गी पटेल को अपने 15 वर्षीय पोते का मृत्यु भोज न करवा पाने के कारण सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। 9 मार्च को जग्गी पटेल के पोते की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करवा पाया। अब पंचायत ने गाँव के किसी व्यक्ति के उसके घर जाने के साथ ही सार्वजनिक कुएं से पानी भरने पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। बोनी कपूर के बाद फेमस फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के घर में काम करने वाले 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करण ने ट्विटर के जरिए इस खबर की पुष्टि की। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बताया कि उनके घर में काम करने वाले 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना की चपेट में आ गए हैं। करण ने ट्विटर के जरिए बताया कि नियमानुसार उनकी बिल्डिंग में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। करण ने खुलासा किया कि उनके पूरे परिवार और स्टाफ मेंबर्स ने कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि नेगेटिव निकला। फिर भी सुरक्षा के लिहाज से करण अपने परिवार के साथ 14 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। लद्दाख में सीमा पर चीन और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब चीन ने कहा है कि यहाँ की पूरी गलवान घाटी का इलाका उसका है और भारत इससे दूर रहे।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत जानबूझकर वहां विवाद पैदा कर रहा है। भारत गलवान घाटी में चीन के इलाके में अवैध तरीके से डिफेंस फैसिलिटीज का निर्माण कर रहा है। इस कारण चीन की सेना के पास इसका जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। अखबार का कहना है कि अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते भले ही अभी ठीक नहीं चल रहे, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 1962 से बहुत बेहतर है। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि यह विवाद डोकलाम से भी बड़ा हो सकता है और इससे भारत का ही नुकसान होगा। बता दें कि चीन की सेना ने गलवान घाटी में कई टेंट लगाए हैं और पेंगोंग झील में अपनी गश्त बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से वन विभाग की टीम ने 15 फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू किया। कोबरा को विशाखापट्टनम के तामगुदापल्ली गांव से पकड़ा गया। इतने लंबे कोबरा को देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। वन विभाग की टीम ने कोबरा को रेस्क्यू कर चेरुकुपल्ली रिजर्व फॉरेस्ट में वापस छोड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये सांप इतना जहरीला है कि इसे काटने के बाद इलाज भी संभव नहीं है। फिलहाल इसके पकड़े जाने से लोगों में राहत है।